हेलो दोस्तों, आज हम निकलते हैं इतिहास की उस फैसिनेटिंग यात्रा पर जिसने भारतीय राजनीति और समाज की बुनियाद रखी। महाजनपदों का युग 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। 1. भूमिका इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे गांव कब और कैसे बड़े राज्यों में बदल गए? आज जिस भारत को हम राज्यों का संघ कहते हैं, उसकी नींव इन्हीं महाजनपदों में छुपी हुई है। ये वो दौर था जब लोग सिर्फ खेती या व्यापार तक सीमित नहीं थे, बल्कि राजनीति, युद्ध, संस्कृति और धर्म ने भी तेजी से नया रूप लेना शुरू किया। 2. जनपद से महाजनपद तक। फ्रॉम जनपदास टू महाजनपदास। शुरुआत में भारत में जनपद हुआ करते थे। जनपद का मतलब है जहां कोई जन यानी कम्युनिटी बसता है और उसकी पद यानी जमीन होती है। धीरे धीरे जब ये जनपद बड़े और शक्तिशाली होने लगे तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे छोटे छोटे शहर धीरे धीरे मिलकर बड़े महानगर बन जाते हैं। 3. कुल कितने महाजनपद थे? बौद्ध और जैन साहित्य जैसे अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। ये थे मगध, कोसल, अवंती, वत्स, काशी, अंग, वज्जी, मल्ला, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, गांधार और कंबोज। 4. महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था। 2 तरह की सरकारें थीं। राज्य मोनार्की, जहां राजा सर्वोच्च होता था जैसे मगध और कोसल। गणराज्य रिपब्लिक्स, जहां कई लोग मिलकर शासन करते थे जैसे वज्जी और मल्ला। आज की भाषा में कहें तो ये गणराज्य मिनी लोकतंत्र थे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे आज हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर फैसले लेते हैं, वैसा ही कुछ लिच्छवी यानी वज्जी संध में होता था। वहां सभा में हर सदस्य की आवाज मायने रखती थी। 5. प्रमुख महाजनपद, इंपॉर्टेंट महाजनपदास। ए. मगध, पावर हाउस ऑफ एंशिएंट इंडिया। राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। कारण उपजाऊ जमीन, लौह खदानें, गंगा नदी का व्यापार मार्ग। यहीं से बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासक उभरे। बाद में यही मगध मौर्य साम्राज्य का गढ़ बना। बी. कोसल, राजधानी श्रावस्ती। रामायण से जुड़ा क्षेत्र अयोध्या कोसल का हिस्सा था। राजा प्रसेनजित इसका प्रसिद्ध शासक था। सी. वत्स, राजधानी कौशांबी। व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र। यहां नाट्य शास्त्र और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। डी. अवंती, राजधानी उज्जैनी। उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला व्यापारिक केंद्र। यहां से ही बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने अपनी नीतियां प्रभावित की। ई. गांधार, राजधानी तक्षशिला। शिक्षा का बड़ा केंद्र। आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना ही होगा। 6. समाज और अर्थव्यवस्था। महाजनपद काल में खेती मुख्य पेशा थी, खासकर धान, जौ और गेहूं। व्यापार तेजी से बढ़ा। गंगा घाटी और सिल्क रूट से सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ, जिन्हें पंच चिन्हित सिक्के कहते थे। लोहे के औजारों ने खेती और युद्ध दोनों को आसान बना दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे आज डिजिटल करेंसी या यूपीआई ने व्यापार आसान बना दिया है, उसी तरह उन दिनों सिक्कों ने लेन देन को आसान बना दिया था। 7. धर्म और संस्कृति। इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। लोग कर्मकांड से ऊबकर सरल जीवन और नैतिकता की ओर झुकने लगे। बौद्ध संघों और जैन संघों में लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। 8. युद्ध और राजनीति। महाजनपद आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे। खासकर मगध बनाम कोसल और अवंती बनाम वत्स की प्रतिद्वंद्विता प्रसिद्ध थी। अंततः मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और आगे चलकर पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया। 9. महाजनपदों का महत्व। महाजनपद काल को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये फाउंडेशन स्टोन था जिस पर बाद में मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्य खड़े हुए। इसने भारत को राजनीतिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। धर्म, दर्शन, राजनीति और व्यापार हर क्षेत्र में इस युग का योगदान रहा। 10. निष्कर्ष, कंक्लूजन।
तो दोस्तों, महाजनपद काल सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के राष्ट्र बनने की पहली सीढ़ी था। छोटे छोटे जनपदों से शुरू होकर बड़े बड़े महाजनपद बने और इन्हीं ने भारत को सभ्यता, संस्कृति और राजनीति की नई दिशा दी। सोचकर देखिए, अगर वो महाजनपद ना होते तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। क्लोजिंग लाइन। दोस्तों, हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती, बस उसे सही तरह से सुनाने की जरूरत है। महाजनपदों का दौर हमें सिखाता है कि छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव ला सकती है।